आज लोगों का जान बचाने वाला डॉक्टर ही लोगों का जान लेने पर तुले हैं। तारीख थी 10 नवंबर 2025। देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला के पास मौजूद मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास वाले सिग्नल पर हुंडई i20 कार रुकती है। इस वक्त शाम के करीब 6:52 हो रहे थे। इसके कुछ ही सेकंड के बाद उस कार में एक तीव्र धमाका होती है। यह धमाका इतनी तीव्रता से थी कि पास में खड़ी कई व्हीकल जल जाती हैं, जिसमें 6 गाड़ियां और 3 ऑटो रिक्शा शामिल है। इस धमाके की तीव्रता कितनी थी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दूर खड़ी कई गाड़ियों के शीशा टूट जाती है और सामने वाले मेट्रो स्टेशन के सामने वाले भी शीशा टूट जाती है। इस बम धमाके में घटना स्थल पर ही 8 लोगों की मृत्यु हो जाती है। 20 से 25 लोग इंजर्ड हुए थे, जिनको तुरंत लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब तक इस धमाके में मरने वालों की संख्या 8 से बढ़कर 15 हो चुके हैं। बम धमाके के कुछ ही मिनट के बाद घटना स्थल पर बम डिस्पोजल की टीम और फॉरेंसिक टीम पहुंच जाती है और कुछ वक्त के बाद NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी और NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मौके पर घटना स्थल पर पहुंच जाती है और तहकीकात स्टार्ट कर देती है। कैसे इस नई व्हाइट कोट टेरर मॉड्यूल के नेटवर्क का पर्दाफाश किए एक SSP ऑफिसर्स ने। दिल्ली बम धमाके के मुख्य अक्यूज्ड कौन है और इस केस का इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा है और कितने लोग इस केस में अरेस्ट हो चुके हैं, चलिए इन सभी बातों को स्टार्टिंग से समझते हैं। दिल्ली बम ब्लास्ट की भंडाफोड़ 19 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो जाती है, जब जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तैनात सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर जीबी संदीप चक्रवर्ती को नौगाम के इलाकों में घरों के दीवारों पर जैश-ए-मोहम्मद, जो एक पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पोस्टर चिपकाए देखे। इन पोस्टर में धमकियां दी गई थी लोकल लोगों को उर्दू में लिखकर कि कोई भी पब्लिक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोऑपरेट नहीं करना, और साथ में यह भी चेतावनी दी थी कि कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी दुकानों या प्रतिष्ठानों में बैठने के लिए अलाउ नहीं करना है। लोकल लोगों ने इनको सामान्य पोस्टर समझकर इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिए, लेकिन जो हमारी पुलिस फोर्सेस है वह टेररिस्ट के एक एक चाल से रूबरू है। इसलिए इस संकेत के मिलने के बाद SSP संदीप चक्रवर्ती को यह समझते देरी नहीं लगी कि ये कोई बहुत बड़ी अटैक करने की कॉन्स्पिरेसी चल रही है, क्योंकि इन्होंने कई बार छोटी छोटी क्लू मिलने पर ऑपरेशन चलाकर टेररिस्ट के अटैक करने की प्लान को नाकाम कर चुके हैं। इसके इस तरह के बहादुरी को देखकर इंडियन गवर्नमेंट ने इनको कई बार वीरता पदक से सम्मानित भी कर चुके हैं। टेररिस्ट के कूटनीतियों से रूबरू एक्सपीरियंस ऑफिसर्स संदीप चक्रवर्ती ने इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाई इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, टेररिस्ट की एक नई मॉड्यूल सामने आई। सफेद पोशाक पहने हाई एजुकेटेड डॉक्टर इस नेटवर्क का हिस्सा है। जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने CCTV फुटेजेस खंगालने शुरू की तो पता चला कि नौगाम की दीवारों पर पोस्टर चिपकाने वाला शख्स डॉक्टर आदिल अहमद है, जो वर्तमान में कश्मीर के अनंतनाग में स्थित मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे थे। पुलिस जब इनको ढूंढते ढूंढते इनके रहने वाले मकान तक पहुंचे, पुलिस ने जब इनके कमरे की तलाशी ली तो इनके लॉकर से एक असॉल्ट राइफल मिले। फिर जाकर पुलिस टीम ने इनको उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से अरेस्ट किए। आदिल के जरिए पुलिस ने इनके सहयोगी डॉक्टर, जो फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज में कार्यरत पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई की गिरफ्तारी हुई। साथ में इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के मास्टरमाइंड इमाम मौलवी इरफान अहमद को पुलिस ने जम्मू कश्मीर के शोपियां से अरेस्ट किए। पुलिस जब अपने तरीके से इन सभी से इंटरोगेट शुरू की तो इस केस में बड़ी खुलासा की इन लोगों ने उस स्थान के बारे में बताए जहां ये लोग हथियारों को इकट्ठा कर रहे थे।
पुलिस को जैसे ही इन लोगों ने यह इंफॉर्मेशन दिए, ये एरिया जम्मू कश्मीर पुलिस के अंडर नहीं आ रहे थे, इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने 9 से 10 नवंबर के बीच हरियाणा पुलिस के साथ कोऑपरेट करके एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किए और इन तीनों अरेस्टेड संदिग्ध अपराधियों के बताए जगह जो फरीदाबाद में, इनमें से एक मुजम्मिल अहमद के किराए के मकान पर पुलिस ने छापेमारी की। इनके जो कमरे से मिले उसे देखकर पुलिस भी शौक रह गई। इनके कमरे से 360 केजी अमोनियम नाइट्रेट, साथ में 2900 केजी आईईडी बनाने की मटेरियल, जिसमें रसायन, डेटोनेटर तार और बम बनाने के अन्य घटक शामिल थे। पुलिस ने इस बात को क्लियर किए कि ये जो 360 केजी ज्वलनशील पदार्थ जब्त किए गए हैं वह पूर्णतः अमोनियम नाइट्रेट है, न कि आरडीएक्स। पुलिस आगे बताती है, कमरे से 3 मैगजीन, 83 जिंदा कारतूसों के साथ एक असॉल्ट राइफल, 8 जिंदा कारतूसों के साथ एक पिस्तौल, 2 खाली कारतूस, 2 अतिरिक्त मैगजीन, 8 बड़े सूटकेस, 4 छोटे सूटकेस, साथ में 20 बैटरियों वाली टाइमर, 24 रिमोट कंट्रोल, वॉकी टॉकी सेट, 5 केजी हैवी मेटल, इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग और कुछ मात्रा में ऐसे भी मटेरियल मिले जिन पर सरकार ने प्रतिबंध लगा चुके हैं। इतनी सारी हथियारों को बनाने वाली मटेरियल को देखने के बाद यह ट्रस्ट हो गए कि बहुत बड़ी इंडिया के अंदर अटैक करने की प्लानिंग चल रही थी, जिसको समय रहते पुलिस टीम ने इनके मंसूबे को नाकाम कर दिए। दिल्ली बम ब्लास्ट की केस में दूसरी कड़ी गुजरात से जोड़ती है। जब 9 नवंबर को गुजरात के एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने अहमदाबाद मेहसाना रोड पर स्थित अडालज टोल प्लाजा पर एक सिल्वर हैचबैक कार को रोका। उस कार के अंदर डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद बैठे थे। एटीएस टीम के ऑफिसरों ने इनके कार की तलाशी ली तो इनके कार से 2 ग्लोक पिस्तौल, 1 बरेटा पिस्तौल, 30 जिंदा कारतूस और 4 लीटर अरंडी का तेल मिले। एटीएस ऑफिसर्स बताते हैं, डॉक्टर सैयद 1 सालों से हमारी रडार पर थी। हमारी टीम लगातार इनके लोकेशन को ट्रेस कर रहे थे और इनके पूरी एक्टिविटीज पर बारीकी से नजर रखे हुए थे। डॉक्टर सैयद यबू खदीजा नामक एक हैंडलर के कांटेक्ट में था जो अफगानिस्तान स्थित इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस ISKP जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे जुड़े थे। हैंडलर जैसे जैसे सैयद को काम करने का डायरेक्शन देते थे उसी तरह सैयद काम को पूरा कर रहे थे। सैयद चीन से MBBS की डिग्री प्राप्त किए थे और साइनाइड से भी डेंजरस पॉइजन राइसिन बनाने की तैयारी कर रहे थे। अगर यह इस पॉइजन को बनाने में कामयाब हो जाते तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जाने की संभावना थी। एटीएस टीम ने डॉक्टर सैयद के साथ इनके 2 और सहयोगी आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल खान को अरेस्ट किए। सैयद इन दोनों को हथियार सप्लाई करने आए थे। ये दोनों एक ही मदरसे में पढ़े थे और दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। डॉक्टर सैयद हैदराबाद के रहने वाले थे। डिलीवरी के पूरा होते ही सैयद वापस हैदराबाद लौटकर राइसिंग बनाने में लग जाते, लेकिन इनसे पहले तीनों पकड़े गए। इनमें से जो 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के थे, ये लोग क्या कर रहे थे कि ग्राउंड पर जा जाकर सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ के पैटर्न का अनुमान लगा रहे थे कि कौन सी जगह पर सबसे अधिक क्राउड होती है और सुरक्षा व्यवस्था कम है। इस दौरान इन लोगों ने अहमदाबाद, दिल्ली और लखनऊ में स्थित RSS कार्यालयों समेत कई और धार्मिक स्थानों और संगठनात्मक भवनों की टो ली थी। इन लोगों की प्लानिंग थी कि इन जगहों पर एक साथ अटैक करने की, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इनके प्लान को नाकाम कर दिए। 10 नवंबर की ही बात है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ऑपरेशन के दौरान 7 और व्हाइट कोट टेरर मॉड्यूल से जुड़े लोगों को अरेस्ट किए। इनमें से कुछ लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन किसी न किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से था और कुछ लोगों का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोगों से। जब इतनी सारी व्हाइट कोट टेरर मॉड्यूल के नेटवर्क से जुड़े लोग पकड़े जाने लगे तो ये न्यूज सोशल मीडिया पर हेडलाइन बन गई और बाकी बचे जो कुछ लोग इस मॉड्यूल के हिस्सा थे, जो अभी तक पकड़े नहीं गए थे, इस न्यूज को देखकर वे अंडरग्राउंड होकर अलर्ट हो गए। डॉक्टर उमर नबी जो लाल किला बम विस्फोटक के फिदायीन हमलावर था,
इन्वेस्टिगेशंस एजेंसियों ने इनके मां के डीएनए सैंपल से मैच करके इनका पता लगाया कि उस दिन हुंडई i20 कार को उमर ही ड्राइव कर रहा था जो ब्लास्ट कर गए। उमर ने जो दिल्ली के सुनहरी मस्जिद के पास वाले पार्किंग में 3 घंटे तक अपने कार को पार्क किए रखे और कार से उतरे भी नहीं। दरअसल उमर कार में बैठकर अपने पकड़े गए साथी का न्यूज देख रहे थे। इनके एक एक करके सभी साथी पकड़े जा रहे थे। इसे देखकर उमर पकड़े जाने के डर से घबरा गए और अधिक इनको घबराहट इस बात से हुए क्योंकि इनके कार में ऑलरेडी एक्सप्लोजिव पड़े हुए थे जो पूरी तरह असेंबल नहीं थे। ये इस एक्सप्लोजिव को अपने ठिकानों पर ले जा रहे थे असेंबल करने के लिए ताकि टाइम आने पर टारगेट सेट किए हुए स्थानों पर अटैक कर सके। लेकिन इनके इतने सारे साथी पकड़े गए कि इसे देखकर उमर इतना घबरा गए कि प्रेशर में आकर इन्होंने कार समेत खुद को उसी एक्सप्लोजिव से ब्लास्ट कर लिए। इसके बाद क्या हुए हम आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं। उमर नबी अल्फला यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे। वहां के स्टूडेंट बताते हैं उमर रेगुलर क्लास नहीं लेते थे, कभी कभार हफ्ते 10 दिन में लेते भी थे तो सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लेते थे, फिर वापस अपने रूम में चले जाते थे। इन्वेस्टिगेशंस एजेंसियां बताते हैं कि उमर जैश-ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। 2022 में उमर और इनके 3 दोस्तों ने तुर्की के टूर किए थे और वहीं पर इंडिया पर अटैक करने की ये सारी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। उमर और इनके दोस्तों ने इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ग्राउंड वर्कर से अंकारा में मुलाकात किए थे और करीब 2 हफ्ते तक ये लोग अंकारा में ही रहे थे। स्टार्टिंग में इन लोगों की बातचीत टेलीग्राम के जरिए स्टार्ट हुए, फिर सिग्नल जैसे ऐप पर, फिर जाकर तुर्की के कैपिटल अंकारा में इन सभी की मुलाकात हुए। उमर लगातार अंकारा में बैठे एक हैंडलर के कांटेक्ट में था जिनका कोड नेम उक्सा था। इन्हीं के कहे कथना अनुसार उमर काम कर रहे थे। इस केस में पुलिस ने एक लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद को फरीदाबाद में इनके कार में भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव के साथ इनको अरेस्ट किए। ये लखनऊ की रहने वाली थी और वर्तमान में अल्फला यूनिवर्सिटी में कार्यरत थी। शाहीन जैश-ए मोहम्मद की महिला शाखा जमात उल मोमिनात टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की चीफ थी इंडिया में। इस ऑर्गेनाइजेशन को मसूद अजहर जो जैश-ए मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक है, इन्हीं की छोटी बहन सादिया अजहर इनको लीड करती है। इन्होंने ही शाहीन को इंडिया के अंदर इस शाखा में महिलाओं को भर्ती करने की काम सौंपी थी। दिल्ली बम ब्लास्ट के दिन उमर नबी लगातार शाहीन के कांटेक्ट में थे। इस व्हाइट कोट टेरर मॉड्यूल के केस में एक और शख्स का नाम सामने आए, डॉक्टर मिर्जा सदाब बेग का। इनका नाम ऐसे अटैक में कई बार आ चुके हैं। साल 2007 में गोरखपुर में हुई सांप्रदायिक दंगे और बम धमाके में इनके नाम सामने आए थे। साल 2008 में जयपुर में हुई सीरियल बम ब्लास्ट में भी इनका नाम सामने आए थे। उस वक्त सदाब इंडियन मुजाहिदीन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा थे जो कि इंडिया में सक्रिय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे। जब इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन मुजाहिदीन टेररिस्ट के अगेंस्ट ऑपरेशन स्टार्ट किए, 19 सितंबर 2008 को बटला हाउस इनकाउंटर में इनके कई टेररिस्ट साथी मारे गए, लेकिन इस इनकाउंटर में सदाब बच निकले। इस घटना के बाद सदाब इंडिया छोड़कर फरार हो गए। इनको आखिरी बार इंटेलिजेंस एजेंसियों ने 2019 में अफगानिस्तान में देखे थे। सदाब उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले थे। इन्होंने फरीदाबाद में स्थित अल्फला स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से बीटेक किए थे। इनका नाम इस केस में सामने आने के बाद इस केस को इन्वेस्टिगेशंस कर रहे ऑफिसर्स को इस बात पर ट्रस्ट हो गए कि अल्फला यूनिवर्सिटी से जुड़ी सभी शैक्षणिक संस्थाओं में पहले से ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क बना हुआ है और रिसेंट घटना जो दिल्ली में घटे वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि जितने भी इस व्हाइट कोट टेरर मॉड्यूल के केस में अरेस्टेड शख्स हैं, इन सभी का डायरेक्ट कनेक्शन अल्फला यूनिवर्सिटी से है या इनसे जुड़े लोगों से।
इन लोगों के पास जो फंडिंग आ रहे थे विदेशों से, वह मदरसे और मस्जिदों के नाम पर आ रहे थे। हमारी जब इन्वेस्टिगेशंस एजेंसियां अल्फला यूनिवर्सिटी पहुंची इन्वेस्टिगेशंस और इंटरोगेट करने के लिए, तो पता चले कि दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद से यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर गायब हैं और उसी दिन से सभी का मोबाइल स्विच ऑफ है। एजेंसियों ने इस केस में करीब 200 लोगों को अल्फला यूनिवर्सिटी से डिटेन किए हैं, जिसमें डॉक्टर और स्टाफ इंक्लूडिंग है। एजेंसियां इन सभी से बारीकी से इंक्वायरी कर रही हैं और उन लोगों को भी एजेंसियां ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं जो भाग चुके हैं। आगे भी यह इन्वेस्टिगेशंस जारी रहेगी जब तक इस व्हाइट कोट टेरर मॉड्यूल के नेटवर्क को जड़ से समाप्त नहीं कर देते हैं। जैसे जैसे इस केस की इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ रही है, इस केस में नई नई चीजों की खुलासा हो रही है।